नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बता दें पहला चरण 102 सीट का रण। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि लगातार लोग वोट करने के लिए अपने अपने मतदान केंद्र जा रहे हैं, जहां पर अपने मतों का उपयोग कर रहे हैं। 102 सीटों पर आपको बता दें कि आज मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी है और इस फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी दांव पर है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि कुछ राज्यों में वोटिंग खत्म होने का समय अलग भी है। लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की 92 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 16.63 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें से 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इनमें से 35,67,000 वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, जबकि 20 से 29 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या करीब 3 करोड़ 51 लाख के आसपास है। इनके लिए 1 करोड़ 87 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। माफ कीजिएगा, 1,87,000 बूथ बनाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। यूपी की 8 सीटों पर भी आज वोटिंग जारी है। उत्तर से दक्षिण तक मतदाता वोट की चोट करेंगे। आपको बता दें कि 102 सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करेंगे। फिलहाल आज कई दिग्गज अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर यहाँ पर आज उनके लिए मतदान किया जा रहा है। देश में आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। 102 सीटों पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें शामिल है, जिसमें 83 लाख से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी वोट करेंगे। तो वहीं 5 लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं। 5 लोकसभा सीटों में वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का भरपूर इस्तेमाल किया है। उधम सिंह नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण हरिद्वार में अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर उन्होंने वोट डाला है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्णन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, वोट डालकर आए। उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। और आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मुकाबला काफी टक्कर का देखने को उत्तराखंड में मिल रहा है। साइलेंट वोटर्स क्या कुछ कमाल करते हैं, ये देखना होगा। जिस तरीके से विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए और विपक्षी दल लगातार हमलावर भी रहे, लेकिन जनता तय करेगी कि किसे अपना मत देना है। आज जनता जिस तरीके से सुबह से ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। उत्तराखंड के बड़े चेहरे आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। टिहरी गढ़वाल सीट से आप तस्वीरों में देख सकते हैं अनिल बलूनी और गणेश कोदियाल आमने सामने हैं। टिहरी गढ़वाल सीट की जंग में माला राज्यलक्ष्मी शाह बीजेपी से हैं, जो सिंह गुनसोला कांग्रेस से, नीमचंद्र छुरियाल बसपा से हैं। गढ़वाल सीट की जंग अनिल बलूनी बीजेपी से, गणेश कोदियाल कांग्रेस से, धीर सिंह बिष्ट बसपा से। अल्मोड़ा सीट की जंग में अजय टम्टा बीजेपी से, प्रदीप टम्टा कांग्रेस से, नारायण राम बसपा से। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की जंग में अजय भट्ट बीजेपी से है, प्रकाश जोशी कांग्रेस से और अख्तर अली
बसपा से है। हरिद्वार सीट की जंग में त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से है। वीरेंद्र रावत बीजेपी से। जी हाँ, तो पहले चरण में 102 सीटों का रण साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुबह से ही वोटिंग हो रही है, लोग मतदान कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 102 सीटों पर मतदान होने हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुका है। और हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए जफर नकवी साहब बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आलोक तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रतन डोभाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जफर नकवी साहब से। 102 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने जी तोड़ मेहनत करी। जिस तरीके से जनसभाओं को संबोधित किया, प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री तक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी खूब प्रचार प्रसार किया है। कैसे देख रहे हैं इन चुनावों को? स्पष्ट संदेश है कि हम जिस 400 पार के टारगेट को अचीव करने की बात कर रहे हैं, हमने बूथ स्तर तक वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को भी सजग किया और तमाम उन कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी देकर बताया कि हम 400 पार के लक्ष्य को कैसे पार करने वाले हैं। हम तमाम उन योजनाओं से जिससे हमने देश को लाभान्वित किया, हमने उन तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और ये केवल बयान और लफाजियां नहीं है, हमने काम किया है। हमने जनता के बीच पहुंच के उनको आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में जिन स्थितियों से पुरानी सरकारों ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने आपको ठगा था, आपका शोषण किया था, आज उन सब तमाम समस्याओं से हम बच रहे हैं। हम देश को आगामी जो 2024 के बाद की प्रस्तावना है, हमने उसके बारे में भी देश को अवगत कराया और तमाम लूप होल्स जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी लूप होल्स में अपने आप को नाकाम महसूस करती थी, आज देश का अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बहुतायत से अभी आपके आगामी जो भी लगातार आपकी जो टीवी पे लगातार आ रहे हैं, उससे साबित हो रहा है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को स्वीकार रहा है। और जिस प्रकार से मतदान बढ़ा है, यकीनन ये आने वाले समय की 2024 की हमारी 100% जीत है। और यकीन है तमाम उन जनमानस पर, तमाम उन जनता जनार्दन पे जो मोदी जी पे विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति पे विश्वास करती है, हम अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। और यकीनन देश की जनता ने उस हमारे लक्ष्य को स्वीकारा है और उसकी एक्सेप्टेंस दी है। बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आलोक तिवारी जी कांग्रेस नेता का रुख कर लेते हैं। आलोक तिवारी जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन साफ तौर पर नजर आ रहा है, कितनी ताकत इंडिया गठबंधन की नजर आ रही है? क्या भाजपा को हराने में ये इंडिया गठबंधन की ताकत आपको लगता है कि काम करेगी? ये फैक्टर जो लेकर आए हैं ये काम करेगा? हाँ, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो लीडिंग पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका जो मैनिफेस्टो है जी, वो वर्क कर रहा है ग्राउंड पर आकर के। इस देश में सबसे ज्यादा वो डाउनलोड हुआ है। और हमारे लायक दोस्त जो भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि लफाजियों, तो ये लफाजी का जो कॉपीराइट है वो केवल भारत के प्रधानमंत्री के पास है। और 10 साल का इनकी ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि 10 साल का इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर माँ से मछली, माँ से मोदी, माँ से मुगल, माँ से मुस्लिम लीग, इन पर आमादा है। वो ये बता नहीं पा रहा है। और जिस संकल्प पत्र की ये बात कर रहे हैं, क्या ये बताएंगे कि 14 वो एक ठग पत्र है। सन 14 के मैनिफेस्टो में क्या इन्होंने बताया था कि नोटबंदी जैसी ये एक एंटी नेशनल एक्ट कर डालेंगे जिसने देश की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया? ये आज देश का चुनाव है जो कि इनकी चोरी, उठाईगिरी, गैंग लूट, एक्सटॉर्शन गिरोह के हटाने के लिए जनता अपने मौलिक मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। नौकरी पर, महंगाई पर। एक टैक्स टेररिस्ट गवर्नमेंट है जिसने की जो है कारपोरेट टैक्स 20% हटा 8% गिरा दिया, 30% से 22% ले आए, जिससे 1.25 लाख करोड़ का घाटा होता है एक्सचेकर को, जिसकी वसूली की जाती है हमारे दूध, दही, मक्खन और कफन पे टैक्स से। आज आवाजें उठ रही हैं। आज उत्तराखंड में भी चुनाव है। उत्तराखंड में नौजवान पूछ रहा कि केदारनाथ का सोना कहां चोरी चला गया है। ये 70 साल के बाद आए थे। 70 साल में कभी न केदार किसी मंदिर का सोना चोरी गया और ना ही जो है, और ना ही क्या कहते हैं रिजर्व बैंक का कहीं पैसा उड़ाया गया। और जो अपनी योजनाओं की बात कर रहे थे, इनकी योजनाओं की मार है कि 83% यूथ जो है अनएम्प्लॉयड घूम रहा है।
और देश में फाइनेंशियल डिस्पेरिटी जो है आजादी के पहले से बदतर के हालात में पहुंच गई है। और देश की जो है करीब 20% आबादी, ऑलमोस्ट 29 करोड़ पीपुल केवल 46 रुपया खर्चा कर पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री 3 बार कपड़े बदलते हो, भाजपा कहते हैं देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश उनके लिए अडानी है, जिसके ऊपर अटैक करने पर राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई। जरा इतिहास में कहीं ऐसा होता है कि किसी व्यापारी का नाम जरा उठाया जाए, संसद के अंदर उसका नाम हटाया जाए? उनके लिए देश अडानी है और इनके जैसे प्रवक्ताओं के लिए प्रधानमंत्री का कपड़े बदलना देश बदलना है। ठीक है, आलोक तिवारी जी वापस आते हैं आपके पास। होल्ड ऑन, मोहम्मद साजिद जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जफर जख्मी साहब, मैं नकवी साहब सबके साथ बातचीत के बाद मैं आपके पास आती हूँ। मोहम्मद साजिद जी, कैसे देख रहे हैं 102 सीटों पर आज मतदान है? अगर हम यूपी की बात करें, यूपी के आज जिन सीटों पर मतदान है उसमें बसपा की 3 सीटें थी और 2 सीटें सपा के खाते में थी। आपको लगता है कि बसपा जो है क्या वो इस बार गणित बिगाड़ सकती है? बसपा इस बार गणित नहीं बिगाड़ रही है, जो बिगड़ेगा वो भाजपा का गणित बिगड़ेगा। इस बार जो है वो यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा मजबूत इंडिया गठबंधन है और समाजवादी पार्टी। आप कैराना से लेकर चलिए, कैराना हो, नगीना हो, सहारनपुर हो, मुरादाबाद, रामपुर हो, पीलीभीत हो, सभी जगह इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रहा है। और भाजपा के तो लोग जनसभाएं नहीं कर पा रहे हैं, उनको किसान, बेस्ट यूपी का किसान दौड़ाने लगा है, क्योंकि उन्होंने जिस किसान की आय दुगनी करने का वायदा किया था, उस किसान को एमएसपी मांगने पर लाठी डंडे और उनके रास्तों में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं। तो वहां का किसान दौड़ा रहा है वहां के प्रत्याशियों को। अभी संजीव बालियान जी की सारी गाड़ी वो सब तोड़ दी थी और वो इतने परेशान है, जो भाजपाई संविधान आरक्षण खत्म करने की कोशिश में लगे। वही उन्होंने, संजीव बालियान जी ने लोकतंत्र का हरण करते हुए अपने पोलिंग बूथ पर उनकी शिकायत है कि वहां पे जो है वो वोटिंग की जा रही है, जिसकी अभी शिकायत भी की गई है। वहां पे कुछ लोग उनके जो है वो जबरदस्ती वोटिंग कर रहे हैं और बूथ कैप्चरिंग का आरोप है, जिसके चलते जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं हरेंद्र रावत जी, उन्होंने शिकायत की है और वहां पैरामिलिट्री फोर्स उनके बूथ पर लगाई गई है। उनका बूथ है वहाँ एक उनका संजीव बालियान का कुटवा कुटवी गांव का बूथ है, वहां पे ये है। तो भाजपा ही सिर्फ बूथ लूटना, चीरहरण, जब जनता अब चुनने जा रही है, जनता अपना फैसला सुनाने जा रही है, तो सुनिए ना, क्यों बूथ कैप्चरिंग और ये सब कर रहे हैं, बवाल हो रहे हैं। ऐसे ही पीलीभीत में भी जो है वो इसी तरीके की कई मामले सामने आए। वहां भाजपा सरकार के मंत्री हैं और वो प्रधानों को धमका रहे हैं कि वोट डालोगे तो सदस्यता चली जाएगी, राशन की दुकान खत्म हो जाएगी, इसलिए वोट मत डालने जाना। वहां पे भी शिकायतें हो रही है 2 दिन से। तो भाजपा को जनता नहीं जिता रही है, वो चाहते हैं कि हम जो है वो प्रशासन और सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीते। बाकी जनता तो अपना फैसला कर चुकी है और जनता उनको इस बार नकार देगी, क्योंकि वो जुमले में जो झूठे वायदे के साथ आए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और दुनिया में बेरोजगारी हिंदुस्तान में 7वें नंबर पे पहुंच गई है, युवा यहाँ का खाली घूम रहा है, और जो किसानों की आय दुगनी का वायदा करके आए थे, जिन पर लाठी बरसा रहे हैं, जिन पे एमएसपी मांगने पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अधिक किसानों की आत्महत्या वाला देश बन चुका है। और ठीक है मोहम्मद साजिद जी, वापस आते हैं आपके पास, इसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ रतन डोभाल जी जुड़े हुए हैं। रतन डोभाल जी, 70 साल वर्सेस 10 साल, ये नारे लग रहे हैं और ये इसी थीम पे चल रहा है। लेकिन अगर हम मैनिफेस्टो को ध्यान से देखें तो जो मैनिफेस्टो में बातें विपक्षी दलों के द्वारा कही गई हैं, वही आज से 10 साल पहले वही उन्हीं मुद्दों पर बीजेपी आई थी और अब उन्हीं मुद्दों पर विपक्षी दल चुनाव लड़ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा आज भी मैनिफेस्टो में है, और अगर युवाओं की बेरोजगारी की बात करें तो वो भी मैनिफेस्टो में है कि उनको हम रोजगार देंगे। महंगाई मुद्दा आज भी एक बड़ा मुद्दा है। ये तमाम जो मुद्दे, मुझे लगता है आज से 10 साल पहले हम अगर जाएंगे तो यही मुद्दे थे, और आज 10 साल बाद अगर आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो भी हम वहीं खड़े। जी देखिए, ये जो मुद्दों की आपने बात की है, ये तो मैं आपको बताऊं कि पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर घिरी है।
ये तो अब तक हमने 2014 में देखा तो वो गुजरात मॉडल लेकर आए थे और प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले थे, 15 लाख रुपए हमारे खाते में भेजने वाले थे और ये इस तरह के लुभावने मुद्दे थे। और दूसरा 2019 में तो दुर्भाग्यपूर्ण, जिसका आज तक भी पता नहीं है, जान नहीं, पुलवामा पे 2019 में चुनाव हो गया था। वो देश का और शहीदों का उसका सवाल था, जिसका आज तक जांच भी नहीं हुई है। इस पर सवाल है। ये 2024 में हम हैं तो 2024 में मुद्दों पर बात हो रही है। एक तो ये सबसे अच्छी बात यह है कि हम जमीनी मुद्दों पर बात करने लगे हैं। अभी मैं सुन रहा था एक पोर्टल पे कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने ये निर्णय लिया है, जिन्होंने हमें दिल्ली नहीं जाने दिया उनको हम गाँव में नहीं आने देंगे। ये देखिए, इस तरीके से घेराबंदी हो रही है और ये इसलिए हो रही है क्योंकि जमीनी बात हो रही है, आपके अनाज की बात हो रही है, किसान की बात हो रही है, अग्निवीर की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में आप देखें तो अंकिता भंडारी लोगों की जमीन भी है, अग्निवीर योजना लोगों के उसमें है, मूल निवास का सवाल लोगों की जबान पे है और ये जमीन का सवाल लोगों की जबान पे है। ये अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। और जो इंडिया का जो मुद्दा, जो मेन स्लोगन है कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, ये 2024 की मेन लड़ाई है। और उसी के अंदर ये जो चीजें हैं, बाकी हमारी महंगाई की और बेरोजगारी, इसका तो आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने जो गारंटी देने वाले हैं, उन्होंने मौ शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं है अभी तक। मणिपुर हुआ, उन्होंने कभी मौ शब्द इस्तेमाल नहीं किया। तमाम महिलाओं का, चाहे उत्तर प्रदेश का सवाल हो, उत्तराखंड का सवाल हो, सब जगह वो गए, मणिपुर में नहीं गए या आए वो। और मैंने जैसे पहले आपके चैनल में कहा कि वो यहाँ हरिद्वार या ऋषिकेश में भी आए। ऋषिकेश में पब्लिक सेक्टर का दवा का कारखाना, जो लोग जीवन रक्षक दवाएं जो कारखाना बनाता था, उसकी चिमनी पे धुआं नहीं है। हम ये उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री उसको एड्रेस करते कहते कि मैं इस चिमनी जो बंद पड़ी है इस पे धुआं लाने का काम करूंगा, तो लोगों में असर करता। जो बेरोजगार लोग हैं, कुछ रोजगार का बहुत बड़ा सवाल आ गया, किसान का बहुत बड़ा सवाल है। और किसान, जैसे मैंने बताया, अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने ये कहा। और ये अच्छा सवाल ये है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग जो आए हैं, जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो बहुत ही जमीनी मैनिफेस्टो है। वो कितना करते हैं वो लोग आगे तय करेंगे, लेकिन वो लोगों की जबान है, लोगों की जरूरत है जिस पर वो मैनिफेस्टो बनाया गया है, और वो जमीन पे है और वो अपना असर दिखा रहा है। हम मतदान की भीड़ में, मतदान में भी वो रिफ्लेक्ट हो रही है बात। जफर नकवी साहब जवाब देंगे, बहुत सारे आरोप लग गए हैं। यशी जी, बड़ा हास्यास्पद है कि जब इंडिया गठबंधन ये कहता है कि जो है हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, युवा बेरोजगार की बात करेंगे, ये वही पार्टी है जिसके बड़े नेता, बहुत बड़े अपने आप को नेता कहते हैं, वो जाते हैं कहते हैं कि देश का युवा नशेड़ी हो गया है। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। सुरजेवाला साहब और सुप्रिया शिंदे जी अच्छे अच्छे बयान देती है जो हर टीवी मीडिया पे चलता है, और ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। इनके पास सिर्फ जुमले हैं, और भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का जो विश्वास है ना, ये उसी की जो है, जो विरोधाभास इनके मुंह से जो निकल रहा है, ये वो विरोधाभास जो इनके मुंह से निकल रहा है, उसके पीछे वजह ये है कि ये डरते हैं कि आने वाले समय में इनका जो क्लीन स्वीप का हमने जो रिकॉर्ड बना रखा है ना, 14 से 19, 17, 22, ये सब लगातार जो हम चलते आ रहे ना, 2024 में इससे बदतर हालात में विपक्ष पहुंचने वाला है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि अखिलेश और राहुल साथ में आने वाले हैं या सो कॉल्ड अपने आप को अलायंस करके इन लोग कुछ करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि देश के लोगों ने मोदी जी के विजन को स्वीकारा है। देश ने मोदी जी के तमाम उन पहलुओं को सोचा है जहां पर देश में जफर नकवी साहब, अग्निवीर को स्वीकार नहीं किया गया। किसानों के लिए जो 3 काले कानून बिल आप लेकर आए थे वो आपको वापस लेने पड़े। महिला सुरक्षा को लेकर अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो अंकिता भंडारी हत्याकांड बहुत बड़ा एक मामला है जो उसको लेकर लगातार विपक्ष घेराबंदी करता आया है। और अगर मैं ना भी उत्तराखंड की बात करूं, अगर पूरे देश में भी बात करूं, तो मणिपुर में क्या हुआ मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के साथ आज भी जिस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है वो शर्मसार कर देने वाला है।
कानून व्यवस्था की एनसीआरबी की अगर हम बात रिपोर्ट में करें, कानून याशी व्यवस्था। जी, मैं बोलना चाहूंगा कि जिस किसान मुद्दे पे तमाम विपक्ष अपने आप को फ्रंट लाइन पे लाने की कोशिश कर रहा है, उस विपक्ष को ये याद होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के उन जो 3 कानून की बात जिसको इन्होंने काले कानून कहा था, उन 3 कानूनों को वापस लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अन्नदाता का सम्मान किया था। इसके बाद जब पुनः अभी रिसेंट एक आंदोलन होता है, जिसके बाद भी हम लगातार संवाद करते हैं, हम किसी प्रकार से बैकफुट पर नहीं जाते, हम अन्नदाता का सम्मान करते हुए कोशिशें ये करते हैं कि जिन मुद्दों का हल संवाद से निकल सके, हम उसको संवैधानिक तरीके से संवाद के जरिए से हल करेंगे। और रही बात सुरक्षा की, तमाम हम बहुत बड़े देश में रहते हैं जहां पे बहुत से ऐसे घटनाएं होती हैं, और ये एक्सेप्ट करने वाली बात है, इसमें कहीं पीछे जाने की जरूरत नहीं कि जहां पे घटनाएं हुई हैं वो जाहिर सी बात है, वो चिंता का विषय है। लेकिन तमाम उन मुद्दों पर हमने कोशिशें की है, चलिए, हमने ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया में तमाम लोगों के समाधान की कोशिशें की है। ठीक है, आलोक तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आऊंगी वापस मोहम्मद साजिद जी आपके पास भी। प्रमोद गोस्वामी जी, कैसे देख रहे हैं, आज पहले चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है, 102 सीटों पर मतदान है, और कैसे देख रहे हैं बीजेपी या एनडीए और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन है, इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए, 14 और 19 से हटकर ये मुझे लगता है कि 24 का लोकसभा चुनाव है, उसके एक मूल कारण जो मेरी समझ में आता है, पहला तो ये है कि 14 और 19 में विपक्ष पूरी तरीके से बटा हुआ था, जिसका लाभ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोद जी का वॉल्यूम बढ़ाइएगा प्लीज। आवाज आ रही है पूरी? जी जी जी, आप कंटिन्यू करिए प्रमोद जी। जी जी, तो उसकी वजह से जो विपक्ष के वोटों का या जो मतदाताओं का बिखराव था वो इस बार रुका है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बना है, हालांकि जिस स्वरूप में बनना था उस व्यापक स्वरूप में तो नहीं बन पाया, क्योंकि बंगाल में नहीं हो पाया, बिहार में नीतीश जी अलग हो गए, कुछ और राज्यों में कुछ चीजें हो गई, तो वो अपनी जगह पर दिगर है, लेकिन बावजूद उसके जो वोटों का बिखराव रुका है इंडिया गठबंधन बनने से, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और ये भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां तक मुद्दों की बात है, अब आप मुद्दों पर आ जाइए, तो चाहे महंगाई हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, अभी तक अगर आज 14 से देखें तो भारतीय जनता पार्टी 14 में अगर आई थी तो उसका मूल मुद्दा था भ्रष्टाचार, जो कांग्रेस के रिजीम में बुरी तरीके से व्यापक रूप से था, कहा गया था, और उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापसी की। लेकिन 19 में कोई चीज़ नहीं आई, 14 में कोई चीज़ नहीं आई, भले ही कोई चीज़ रही हो, लेकिन सरफेस पे नहीं आई। लेकिन जो चुनावी बांड का मामला आया है खुल के, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के उस पर भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान तो लगा ही लगा है। वो निश्चित रूप से जनता को कहीं ना कहीं, अब वो कितना प्रतिशत और कितना प्रभावी होगा, कितना संकुचित होगा, कितना अप्रभावी होगा, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन जो एक राजनीति में या पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ कि इन मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा अगर डेंट लगा है तो इस पॉइंट पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी को लेके चली थी कि इस देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे को बिल्कुल समाप्त कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, ये सारी चीजें थी। घोषणा पत्र की बहुत सी चीजें थी कि जो नहीं, महंगाई अपनी जगह पर है, बेरोजगारी अपनी जगह पर है, गरीबों की स्थिति अपनी जगह पर है। हाँ, खाद्यान्न दे के गरीबों को जरूर कहीं ना कहीं राहत दी गई है, केंद्र सरकार ने दी है, लेकिन उससे गरीबी तो नहीं मिटती है। यह खाद्यान्न दे देने से गरीबी का तो उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात जो है, जो ये बात कही जाती है कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न बांटा जा रहा है, तो अगर हम इस तथ्य को मान लें कि 80 करोड़ की बात सही है, तो ये इस बात की भी पुष्टि करता है कि इसके मतलब 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, तभी तो खाद्यान्न दिया जा रहा है। तो फिर ये कहना कि गरीबी कम हुई है, इससे मुझे इसमें संकोच होता है, या इसमें मुझे कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि कथनी और करनी में कहीं ना कहीं कोई फर्क है। जहां तक उत्तर प्रदेश की चुनाव आ जाए, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देख लें, जो 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो वो आप पीलीभीत में देख लीजिए, वहां भी एक टफ राजनीति है। मतलब पिछले अगर 19 में देखें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास 3 थी, 14 में वहां से उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया था, चूंकि उस समय मुजफ्फरनगर कांड हुआ था,
और जो पश्चिम से पहले चरण से जो फिजा निकली थी, उसने भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल तक उस फिजा को कायम रखा था। 19 में अगर आई है तो वो स्थिति घट गई और घट के 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई और 5 सीटें जो हैं, इन 8 का अगर समीकरण देखा जाए तो वो विपक्ष के पास आ गई। इस बार जरूर उन्होंने जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है, चाहे वो पश्चिम में जैन चौधरी को ले लिया हो, पूर्वांचल में आ जाए चाहे उन्होंने निषाद पार्टी को ले लिया हो, चाहे उन्होंने राजभर को ले लिया हो, चाहे पटेल को ले लिया हो, ये जातिगत समीकरण साधने की जरूर कोशिश की है। लेकिन अगर इन 8 सीटों पर जो आज मतदान हो रहा है, देखता हूँ अभी एक से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि पीलीभीत में वरुण गांधी की और मेनका गांधी की तटस्थता ही भारतीय जनता पार्टी को वहां परेशानी का कारण बना हुआ है। आप मुजफ्फरनगर में आ जाइए तो मुजफ्फरनगर में वहां बालियान और सोन के बीच में 36 का आंकड़ा बना हुआ है, तो वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती मिल रही है। मुरादाबाद में जहां ये कोशिश की गई थी कि यहाँ इंडिया गठबंधन को झटका लगने की बड़ी संभावना थी, निश्चित रूप से वहाँ एसटी हसन, अगर ये कहा है उन्होंने, जो आजम खान ने ये रायता बिखेरा था, तो अगर आजम खान साहब ने ये कहा है कि हम विरोध करेंगे और एसटी हसन का ये कहना कि नहीं हम रुचिका के साथ खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी दिलचस्प होगा। रामपुर का चुनाव भी जरूर दिलचस्प होगा, क्योंकि वहाँ निश्चित रूप से आजम खान साहब जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक मदद कह लें, अपरोक्ष या परोक्ष मदद कह लें, या समाजवादी पार्टी जिसके कि वो मतलब संस्थापक लोगों में से रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, वो इस बार समाजवादी पार्टी का कहीं न कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मुखालफत पर खड़े हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस, हालांकि एक बात मैं और कह दूं कि रामपुर में अगर देखें तो वहाँ नवाब साहब जो वहाँ के हमेशा कई बार उनके सांसद भी रहे हैं और वो चुनाव भी लड़ते रहे, आजम खान के सामने वो प्रभावी नहीं हो पाए, बात अलग है, लेकिन उनका अपना वोट बैंक है। अगर आजम खान साहब का कहीं वोट बैंक डिस्टर्ब होता है तो कांग्रेस के गठबंधन से जो नवाब साहब का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई कर सकता है। तो ये 3-4 जगह के चुनाव बड़े दिलचस्प होंगे, पीलीभीत का, मुजफ्फरनगर का, और क्या नाम मेरठ, मुरादाबाद और रामपुर, ये 5 चुनाव जो है बड़े दिलचस्प हों तो बड़े कांटे के। हाँ, बागपत सीट के लिए जरूर आप ये बात कह सकती हैं कि जैन चौधरी वहाँ शायद कंफर्टेबल हो और वो सीट वहाँ निकाल लेते हैं, वहाँ कोई बहुत कठिन मुकाबला नहीं है। बाकी इन 8 सीटों पर कहीं ना कहीं मुकाबला है। नगीना में निश्चित रूप से वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है और वहाँ ठीक है। प्रमोद जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। मनोज ध्यानी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं पहला चरण 102 सीटों का रण। आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण का मतदान आज सुबह से शुरू हो चुका है। 102 सीटों पर जनता अपने मत का प्रयोग करेगी और अलग अलग राजनीतिक दलों ने जी तोड़ मेहनत करी, प्रचार प्रसार भी किया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।